शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला एडिटोरियल जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो गवर्नमेंट में मुस्लिम महिलाओं के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली महिलाएं कितना रिप्रेजेंटेट कर पा रही हैं अपने आप को सरकार में आपको कितनी विधायक देखने को मिलेंगी, कितनी सांसद देखने को मिलेंगी, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर मुस्लिम लोगों के बारे में भी चर्चा किया जाता है कि कितने मुस्लिम पुरुष सरकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका रीज़न और क्या क्या है। तो हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, ना केवल इसकी महिलाओं के बारे में, तो इनका जो है ग्रेटली अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ है अभी तक पार्लियामेंट में। पूरा मुस्लिम समुदाय, इसके साथ साथ में महिलाएं, ना केवल महिलाएं बल्कि पूरी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भी कम ही रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है हमको हमारी संसद में। अभी हाल फिलहाल में जो महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें जो एससी की महिलाएं हैं, एसटी की जो महिलाएं हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है 33%। और ये जो रिजर्वेशन है इंस्टेंटली नहीं दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हम अभी जनगणना कराएंगे, ठीक है, इसके बाद हम सीमांकन करेंगे, एरिया का डिमार्केशन करेंगे, तब जा कर के हम ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब लाभ दे रहे हैं लेकिन तुरंत नहीं दे रहे हैं। तो ये जो महिला बिल प्रोवाइड किया गया था, इसमें कांग्रेस ने कहा था कि इसमें ओबीसी महिलाओं को आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है, लेकिन ओवैसी का कहना है कि इसमें आपको मुस्लिम महिलाओं को भी रिजर्वेशन देना चाहिए था। फिर इसी प्रकार से आगे कुछ लोग और खड़े हो जाएंगे, तो बोलने लग जाएंगे कि ईसाई लोग, फिर कोई कहेगा बौद्ध, फिर कोई कहेगा अन्य धर्म वाले लोग भी आगे आ जाएंगे। तो 33% रिजर्वेशन की जो बात हम कर रहे थे महिलाओं के लिए, इसमें AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादिल मुस्लिमीन पार्टी का नाम है इनके जो प्रेसिडेंट हैं असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ये डिमांड रखी थी। उनका कहना है कि हमें पार्लियामेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी भागीदारी को हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि लार्जेस्ट माइनॉरिटी मानी जाती है इंडिया की। इन द पैसेज ऑफ 17वें लोकसभा सो फार देयर हैव बीन जस्ट ए हैंडफुल ऑफ मुस्लिम वुमेन। वहीं यदि आप देखेंगे हाल फिलहाल में लोकसभा में आपको मुट्ठी भर महिलाएं ही देखने को मिलेंगी जो कि इसको रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। ओवैसी का कहना है कि लगभग 690 वुमेन एमपीज इलेक्टेड हुई हैं लोकसभा में अभी तक। इसमें से मात्र केवल 25 जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं। मतलब कि बाकी सब लोगों, सब धर्म के लोग हैं, बस मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर बहुत कम से कम है। इसके बाद बताया जाता है महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मुस्लिम लोगों का रिप्रेजेंटेशन कैसा है सरकार में। मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बात कर लें, ना केवल महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, तो सब मिलाकर के देखा जाए ना तो सीवियरली अंडर रिप्रेजेंटेटेड रहे हैं लोअर हाउस में, मतलब लोकसभा में। जब से देश आज़ाद हुआ है मुस्लिमों का जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो हमेशा से लो ही रहा है। कमिटीज़ के शेयर के हिसाब से यदि हम देखें, जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से मुस्लिम लोग यदि 100 हैं तो 100 के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में बहुत कम रहा है। लास्ट सेंसस जो कंडक्ट कराया गया था 2011 में, यहाँ पर मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन लगभग 14% हुआ करती थी। 100 लोग यदि भारत की जनसंख्या है तो 100 में से 14 लोग मुस्लिम थे। लेकिन कुछ कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, 20% बोलते हैं। इन एन ऑब्वियस बिट टू परपेचुएट द मिथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सप्लोएशन। कोई कह रहा है कि नहीं 14% नहीं, इनकी संख्या 20% थी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट ये बहुत ज़्यादा की है, जनसंख्या इन्हीं के कारण बढ़ी है। मुस्लिम समुदाय का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में किस प्रकार से, इसको हम देख सकते हैं। लास्ट सेंसस की यदि हम बात करें
तो जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ रही थी, मुस्लिम समुदाय रहा था, इसमें 73 मेंबर थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उस समय में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता था, उस हिसाब से कहे कि भाई कम से भी कम 73 मेंबर कौन रहेंगे, मुस्लिम के रहेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन ये जो अंक है, ये जो निर्धारण किया गया है, ये कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। हाईएस्ट जो नंबर पहुंचा है वो 49 कैंडिडेट तक पहुंचा है 1980 में, लोकसभा की बात कर रहे हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म होता है, जनसंघ बीइंग कंसाइंड टू हिस्ट्री। पहली बार जो जनरल इलेक्शन हुआ था, तो जो मुस्लिम कमेटी हुआ करती थी, उसका जो एवरेज था ओनली 27 मेंबर इन पार्लियामेंट इन लोअर हाउस। 2014 इलेक्शन जब हुआ तो उस समय में हमको ऐसा लगने लगा कि एवरेज जो है 27 मेंबर ही चुने जा रहे हैं 2014 से, जबकि इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए थी, पहले निर्धारित किया गया था कि लगभग 70, 72, 73 ऐसी उनकी संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन अभी आप देखेंगे आधी से भी कम रह गई है। ये वाला जो फिगर रहा था वो लोवेस्ट माना जाता है, 23 MP चला गया था, लेस देन हाफ ऑफ फिगर रीच्ड इन 1980। इसके बाद आप देखेंगे रूलिंग पार्टी की बात करें, यहाँ पर आपको कोई भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखने को मिलेगा हाउस में। 2019 में मुस्लिम फॉर्च्यून्स इम्प्रूव्ड ईवर सो स्लाइटली विद द इलेक्शन ऑफ 25 MP। 2019 में बोला जा रहा है कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, 25 MPs चुने गए थे। इसके बाद यदि हम राज्य सरकारों की तरफ में जाते हैं और उनका डेटा उठा करके देखेंगे कि ये लोग कितने MP सांसद भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो डाटा हमें मिलेगा वो उतना ज़्यादा उत्साहवर्धक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। Today we have states which have never elected a Muslim MP, just as there are states which have not elected one for more than 3 decades. कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक किसी मुसलमान व्यक्ति को सांसद नहीं बनाया है। कुछ स्टेट यहाँ तक ऐसे हो गए हैं कि भाई 30-30 साल हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी मुस्लिम सांसद को नहीं चुना है। ऐसी भी पार्टियाँ हमको देखने को मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, लास्ट मुस्लिम की बात करें जिसको लोकसभा में सांसद के रूप में भेजा गया था, गुजरात की बात करें, वो थे कांग्रेस के भूतपूर्व लीडर अहमद पटेल, who won in 1984 despite the fact that Muslims bring up a little under 10% of state's population. उस समय में गुजरात में मुसलमानों की जो जनसंख्या है 10% हुआ करती थी। इसके बाद भी अहमद पटेल को सांसद के लिए चुना गया था और वो जीते भी थे। अगला एग्जाम्पल हम राजस्थान की देते हैं। देयर हैज़ बीन ओनली वन मुस्लिम MP सिंस 1952। 1952 से अभी तक देखा जाए तो मात्र एक ही मुस्लिम सांसद आपको देखने को मिला, कैप्टन आयूब खान, जो कि 1984 और 1991 में जीते थे। ये इनकी पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार की समानता हमको AIMIM की इम्तियाज़ जलील, ठीक है, AIMIM पार्टी के लीडर कौन है? इम्तियाज़ जलील हैं। ये औरंगाबाद से जीते थे 2019 में और ये बन गई थी पहली मुस्लिम MP फ्रॉम महाराष्ट्र सिंस AR ऑन्टोले वॉन इन 2004। इसी प्रकार की पिक्चर हमको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है। तो बीजेपी के अलावा क्या रीजनल पार्टी भी ऐसा ही कर रही हैं? ये चीज़ बीजेपी तक ही सीमित नहीं है कि हम मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज़ थीं, उन्होंने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया था। उनको डर रहता है कि भाई मुसलमानों की संख्या तो कम है, इतने से वोट से हमें क्या होने वाला, जबकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो हिंदू को ही सांसद के लिए खड़ा करो या फिर टिकट दीजिए। तमिलनाडु की बात कर लें, ऑल इंडिया
अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, ठीक है, इन्होंने एक सिंगल कैंडिडेट को भी अब तक नहीं सिलेक्ट किया है। इसी प्रकार का डेटा हमको प्राप्त होता है बीजू जनता दल की तरफ से उड़ीसा में। इसके अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी की बात करें, आज के समय में इसको हम भारत राष्ट्र समिति बोलते हैं तेलंगाना में, और तेलुगु देशम पार्टी में भी इसी प्रकार का डेटा हमको मिला है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 35 सीट में ये लड़ रही है पूरे इंडिया में, और मात्र केवल एक ही मुस्लिम कैंडिडेट को ये खड़ा कर रही है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल बेल्ट की, तो यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी भिन्न हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल एंड तृणमूल की बात करें तो 38, 5 और 12 कैंडिडेट ये लोग खड़ा किए हैं। मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं। Interestingly, even then, both the Samajwadi Party and All India Trinamool Congress registered a significant decline in the number of Muslim candidates in comparison to 2014। 2014 से लेकर के अभी तक यदि आप डेटा उठा करके देखेंगे तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो, यहाँ पर धीरे धीरे करके मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव की संख्या कम होते जा रही, उनके सांसदों की संख्या कम होते जा रही है। जैसे कि पहले 36 हुआ करते थे तो घट करके इनकी संख्या 21 हो गई है। वहीं रिजर्वेशन के हिसाब से यदि हम देखें एससी कैटेगरी के व्यक्ति और मुस्लिम कैटेगरी के व्यक्ति, तो यहाँ पर हमको क्लासिक केस ऑफ सीट रिजर्वेशन देखने को मिलता है शेड्यूल्ड कास्ट वाले व्यक्तियों के लिए। दे कंप्राइज ओनली ए लिटिल ओवर 10% एंड मुस्लिम आर मच हायर इन नंबर। इनकी संख्या तो 10% है, इनसे भी ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, लेकिन इनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। करीमगंज की बात करें, असम में यहाँ पर 52% मुस्लिम पॉपुलेशन है और 13% एससी के लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे सीट अंटिल रिसेंटली वाज रिजर्व फॉर एससी। अभी तक रिजर्वेशन इनके लिए ही चला आ रहा है। अब आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है उससे रिलेटेड बात यहाँ पर बताई जाती है। हमारे देश में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी कास्ट और रिलीजियस को अपने ध्यान में रखती हैं, किस चीज़ को ध्यान में रखती हैं, जाति और धर्म के आधार पर ये लोग टिकट बांटने का काम करते हैं। इट ऑटोमेटिकली डिम्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, और यहीं से फिर हमको मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहीं से ख़त्म हो जाता है। मुस्लिम डोमिनेटेड सीट की बात करें, इनकी जो संख्या है 29 से 22 हो गई हैं। सर्टेन सीट्स जिनको डिमार्केटेड किया गया था कि भाई ये जो है मुस्लिम वोट है, यहाँ पर अनावश्यक रूप से आपको देखने को मिलेगा ये जो वोट है इनको डिवाइडेड कर दिया गया था इनटू हाफ बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसका मतलब ये हो गया कि जब डिमार्केशन का काम चल रहा था, सीमांकन का काम जब चल रहा था ना, तो उस समय में इन्होंने क्या काम किए थे, यहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं मुस्लिम लोग, तो सरकार ने क्या काम कर दी, इसको 2 भाग में ऐसे करके बांट दी है इस एरिया को। तो यहाँ पर अब इनकी जो जीतने की जो संभावना है ना और भी ज़्यादा कम हो जाती, क्योंकि पहले ही इनकी संख्या एग्जाम्पल के तौर पर 80 थी, अब 40 रह गए हैं। तो जाहिर सी बात है 40 ही इनकी जनसंख्या है, तो कोई भी कहेगा मुसलमानों को हम खड़ा नहीं करते हैं। इस प्रकार की घटना हमको देखने को मिल जाती है। अब यदि हम बात करें मुसलमानों का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है तो इससे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। देखिए, मुस्लिम वॉइस अभी खतरे में है, कंप्लीटली उसको साइलेंस कर दिया गया है, ऐसा लेखक की तरफ से कहना है। यदि हम 1980 के दशक में जाएंगे और साहबानों केस की बात करेंगे, ठीक है, तो डिड वी हियर एनी मुस्लिम वुमेन एमपी स्पीकिंग ऑन हर। क्या कोई मुस्लिम सांसद ऐसी खड़ी हुई थी जो बोल रही है साहबानों के पक्ष में या फिर उसके वाद को लेकर के लड़ाई कर रही है? ऐसी कोई भी हमें महिला देखने को नहीं मिलेगी।
हाल फिलहाल में रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इंट्रोड्यूस किया था ट्रिपल तलाक बिल 2019 में। अब रूलिंग पार्टी के पास में मुस्लिम महिला कुछ है ही नहीं, वो क्या डिबेट करेंगी, उनको क्या मालूम कि महिलाएं क्या चाहती हैं। श्योरली हम ये कह सकते हैं कि एक मुस्लिम महिला द्वारा 3 तलाक पर सत्तारूढ़ व्यवस्था का बचाव करने से सही संकेत गया होगा। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये सऊदी अरबिया और इजराइल के रिलेशनशिप को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, फ़लस्तीनी और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। शुरुआत किसने किया? हाल फिलहाल में भी देखा जाए, हमास के आतंकी लोग इजराइल में घुसे और वहाँ के लोगों को मारना चालू कर दिया और बहुत सारे लोगों को वो बंधक बना करके ले गए थे। इसके जवाब में पानी की व्यवस्था काट दी गई। इजराइल ने क्या काम किया है, जो पैलेस्टाइन है ना, उसके पानी की व्यवस्था पूरी ठप कर दी है और कहना है कि जब तक आप बंदूकों को छोड़ोगे नहीं तब तक मैं हमला करते रहूँगा। बहुत सारे लोगों को बोला है कि आप इस एरिया से छोड़ करके उस एरिया में जाइए। 13-13 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ जा रहा है। ये मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया कहाँ पर है, इजराइल कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है। तो रेड सी के यदि हम पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो सऊदी अरबिया काफ़ी बड़ी बाउंड्री जो है रेड सी के साथ में शेयर करता है। फिर ऊपर की तरफ में आप देखेंगे इजराइल लगा हुआ है और ईरान, जॉर्डन होते हुए हम कहाँ पहुँच जाते हैं? ईरान पहुँच जाते हैं। पर्शियन गल्फ ईरान और सऊदी अरबिया की बाउंड्री निर्धारित करती है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में जो वार चल रहा है, तो वार को लेकर के लोग आरोप लगाते हैं कि सऊदी अरबिया ने उकसाया है हमास को और हमास ने फिर हमला कर दिया है इजराइल के ऊपर। लेकिन रियल में यदि देखा जाए ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे खासे चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी कैपिटल में एम्बेसी खोल के रखा है। हाई लेवल की विजिट होती है, कभी इधर से कभी उधर से। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन का काम चल रहा है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि हमास को उकसाने का काम सऊदी अरबिया ने किया है। वहीं यदि हम सऊदी अरेबिया की बात करें, आज के समय में वो कैसी सोच रखता है, तो आज के समय में वो काफ़ी स्वतंत्र हो गया है। अमेरिका के दबाव में आकर के बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाता है। एक चीज़ हम अभी तक देखे हैं फॉरेन पॉलिसी की यदि हम बात करें। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहली जो न्यूज़ आई है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2023 से रिलेटेड है। CAA के माध्यम से क्या हो रहा है हमारे देश में? CAA की यदि हम बात करें तो कुछ जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, जैसे कि बांग्लादेश की बात करें, अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर कोई यदि हिंदू माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख लोग, बौद्ध लोग, पारसी लोग, जैन लोग किसी प्रकार से प्रताड़ित हुए हैं, आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी हम आपको जो है इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। ये कौन सी चीज़, ये कौन कहता है? ये कहता है हमारा CA का कानून। अब सरकार कह रही थी हम NRC लेकर के आएंगे, NRC के माध्यम से बाहर करेगी लोगों को, और इसमें बाहर कौन हो जाएंगे? मुस्लिम लोग बाहर हो जाएंगे। मुस्लिम लोगों के पास में यदि गलत सलत डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। ये कहता है CAA, और NRC कह रहा है इनको बाहर कर देंगे। यहाँ पर ये विवाद काफ़ी खड़ा हुआ था जब विरोध की बात आ रही थी उस समय में। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने सिख लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मोदी गवर्नमेंट ने ओपन किया है सिटीजनशिप अब सिख सिस्टर एंड ब्रदर्स लोगों के ऊपर के लिए हु वर टॉर्चर्ड इन नेबरिंग कंट्रीज सच एस पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिख बहनों और भाइयों को यदि कहीं टॉर्चर किया जा रहा है तो उसके लिए सरकार ने अब सिटीजनशिप के दरवाजे खोल दिया है।
लेकिन अभी तक देखा जाए इसको हमने पास तो करा लिए हैं संसद से, लेकिन अभी तक इसको जो है नोटिफाई नहीं किया गया है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। CAA कानून के माध्यम से फटाफट सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जा रही है 6 नॉन मुस्लिम अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज़ को। क्लियरली लिखा है अनडॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड अलग है, अनडॉक्यूमेंटेड को यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जा रही है, वो भी फास्ट ट्रैक रूप में। ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में, और वो भाग करके इंडिया आए हैं, तो इंडिया उनको अपनी नागरिकता प्रोवाइड करेगा। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये इनिशिएटिव सिख कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए है। सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं सिख कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, GST एग्जम्पशन दिया गया है लंगर में, लंगर में किसी प्रकार का GST नहीं लगेगा। इसके अलावा करतारपुर साहब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, मेकिंग सुल्तानपुर लोधी ए हेरिटेज सिटी। इसके अलावा सुल्तानपुर लोधी को एक हेरिटेज सिटी के रूप में बनाया गया है एंड इस्टेब्लिश किया गया है एक चेयर इन द नेम ऑफ गुरु नानक देव जी एट ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, एंड प्रोवाइड किया गया है कुछ कुछ फैसिलिटी सिख पिलग्रिम्स को, ताकि वो ट्रैवल कर सकें पाकिस्तान की। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो पार्टिकुलरली गवर्नमेंट की यहाँ पर आलोचना करी जाती है कि गवर्नमेंट अपनी पावर का, अपने नियम कानूनों का मिसयूज़ करती है और वो टारगेट करती है पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को और क्रिटिक्स को, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, इसके अलावा 10 और भी इंटरनेशनल राइट ग्रुप हैं, फ्राइडे के दिन जॉइंटली कंडेम किया है इंडिया की गवर्नमेंट की। इन्होंने कड़ी आलोचना करी है व्हाट दे टर्न एज इंडियन अथॉरिटीज़ मिसयूज़ ऑफ काउंटर टेररिज्म लॉ। काउंटर टेररिज्म लॉ जो बनाए गए हैं हमारे देश में, उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। फाइनेंशियल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं कानून, उनका मिसयूज़ किया जा रहा है। अदर कानूनों का मिसयूज़ हो रहा है ताकि जर्नलिस्ट लोगों को साइलेंस किया जा सके, ऐसा कहना है ह्यूमन राइट डिफेंडर, एक्टिविस्ट एंड क्रिटिक्स का। इनका जो स्टेटमेंट आया है, रिसेंटली सर्च एंड सीजर जो किया जाता है, ऑपरेशन जो चलाया गया था 46 जर्नलिस्ट के ऊपर जो कि जुड़े हुए थे न्यूज़ क्लिक के साथ में, एक न्यूज़ पोर्टल है ये, एंड सब्सिक्वेंट अरेस्ट किया गया था वेबसाइट्स एडिटर ह्यूमन रिसोर्सेस हेड। वहीं स्टेटमेंट में बताया जा रहा है, रेफरेंस दिया जाता है, रिसेंट सैंक्शन ग्रांटेड बाय द दिल्ली LG टू प्रोसिक्यूट ऑथर अरुंधति रॉय इन 30-year-old केस विथ द ह्यूमन राइट ग्रुप्स स्पेकुलेटिंग दैट दिस वाज ए रिएक्शन टू मिस्टर रॉयस पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यूज़ क्लिक। अब यहाँ पर असली बात पकड़ में आई है। अभी तक हम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे, आज ये चीज़ हम समझ पाए हैं। जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर हैं, उनके घर में छापेमारी हुई, उनको जेल में डाला गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आप चाइना से पैसा मंगा रहे हैं और उसका आप मिसयूज़ कर रहे हैं भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्लिक वेबसाइट है। अब पत्रकारों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ में अरुंधति रॉय ने आवाज़ उठाई, तो फिर सरकार ने क्या काम किया, आज से 13 साल पुराना जो केस उनके खिलाफ में चल रहा था उसको खोल दिया है और बोला है इनके खिलाफ में मुकदमा चलाइए आप। राइट्स ग्रुप ने इंडियन अथॉरिटीज़ को कहा है कि आप जो है इमीडिएटली और अनकंडीशनली रिलीज़ कर दीजिए जितने भी पत्रकारों को आपने गिरफ्तार किया है, मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले डिफेंडर को जो गिरफ्तार किया है, एक्टिविस्ट को, लोगों को जो गिरफ्तार किया है, क्रिटिक्स को जो गिरफ्तार किया है, उनको आप तुरंत से तुरंत छोड़िए। ड्रॉप ऑल चार्जेस अगेंस्ट दैम एंड स्टॉप थ्रेटिंग, हरासिंग एंड इंटिमिडेटिंग दैम। आप उनको थ्रेट मत करिए, हरास मत करिए, इंटिमिडेट मत करिए। ठीक है, ऐसा इंटरनेशनल जो लोग हैं उन्होंने डिमांड किया है। इंटिमिडेट करना मतलब होता है डराना, धमकाना।